नमस्कार दोस्तों। मोदी जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं सही भी हैं और कहीं गलत भी हैं। मतलब क्या हुआ, अब वो जब भी जहां जाते हैं वहां बोलते हैं ये युग शांति का है, युद्ध का नहीं है। पुतिन को बोल दिया, साइप्रस में गए वहां बोल दिया, G7 में जाते हैं वहां बोल देते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। मान लिया ये युद्ध का टाइम नहीं है, लेकिन फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और आपने बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, हम पानी नहीं देंगे। तो क्या ये युद्ध नहीं है? एक तरफ तो आप बोलते हैं ये युग या ये टाइम है, ये युद्ध का नहीं है, लेकिन खुद आप युद्ध रोकते नहीं हैं। पहली बात ये होगी। दूसरा, जब आप साइप्रस में जाते हैं वहां पर इशारा करते हैं। जब साइप्रस ने बोला कि भाई वो हमारा एरिया है, उसको तुर्की ने ले लिया, तो मोदी जी ने एक इशारा किया कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। इशारा था ये और साथ में ये। अब इस इशारे का मतलब क्या था कि भाई पाकिस्तान की जो मैंने वाट लगाई है तुम भी तुर्की की लगा सकते हो, उसके लिए आपको ये चाहिए 3 ब्रह्मोस और 1 पिनाका। भाई एक तरफ आप बोलते हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है, लेकिन अब हथियार भी दुनिया भर में बेच रहे हैं। भाई युद्ध का टाइम नहीं है तो आप चरखा दे दीजिए। जिस चरखे को घुमाकर मोहम्मद गांधी के कारण हमें आज़ादी मिली थी, तो आप चरखा दे देते। आप वहां पर ब्रह्मोस और पिनाका क्यों बेच रहे हैं? तो सबके मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि मोदी जी बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और क्या ये शांति का टाइम है या युद्ध का टाइम है। हमारे साथ दोबारा से डॉक्टर श्रीराम जी हैं। लास्ट टाइम आए थे, थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम थी, माफी चाहते हैं। इस बार सब कुछ ठीक होकर हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। श्रीराम जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। नमस्ते श्रोताओं को, आपको भी सुमित जी। सर, पहली बात तो यह है कि जो आपकी 2 किताबें हैं, मैं पहले बता दूं लोगों को कि एक तो जो मोदी डॉक्ट्राइन था जो आपने लिखी, बेहतरीन किताब है। और दूसरी जो आपने फ्रेंड्स नाम की कि भारत के कौन से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, कौन नहीं हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, इस बार दोबारा से। दोस्तों, इनकी किताबों की जो वो है, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके लीजिए। ये आप बाई कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा। और ये श्री राम जी वो हैं जो बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ इन्होंने अपनी बुक्स को शेयर भी किया है और उन्होंने एंडोर्स भी किया है। सो इट्स अ ऑनर कि आज हमारे साथ हैं। आज युद्ध और शांति, इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि मोदी जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसका मतलब क्या है जी? सुमित जी, मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ ज़्यादा अंतर्विरोध है मोदी जी के कथन और कथनी और करनी में। वो इसलिए हैं क्योंकि वो आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया फॉर एग्जांपल। अब उसमें देखिए, हम नहीं चाह रहे थे कि ये एस्केलेट हो पूरे बड़े युद्ध के तौर पर। हमने एक तरह से उसको नियंत्रित ही रखा। जो भी हमारे जो लक्ष्य थे कि आतंकवादी अड्डों पर हमले करें और उनको एक तरह से पीछे धकेला जाए, तो उससे आगे हम नहीं गए और हमने युद्ध विराम भी कर दिया था कुछ दिनों के बाद। तो इसी प्रकार मोदी जी की सोच, जहाँ तक मैंने समझा है और तो बहुत करीब से देखा है, वो ये है कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और उसके लिए सख्त रवैया अगर अपनाना है दुश्मनों के साथ तो करना है। लेकिन सख्त रवैये का मतलब ये नहीं है कि असीमित युद्ध और जिसका सर्वनाश, जिसके कारण सर्वनाश गारंटीड है। तो वो बेसिकली काउंटर टेररिज्म की बात करें। काउंटर टेररिज्म आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है, वो एक लड़ाई है, एक प्रकार का युद्ध भी आप कह सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर है, जिसमें हजारों लोगों की जाने जा रही, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल और उसके दुश्मनों का चल रहा है, इसमें तो कोई सीमा नहीं रही ना रक्तपात का। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, आतंकवाद से लड़ना है, हम भी जूझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए इस प्रकार का डोंट गो विद द हैमर, ऑल आउट। बिकॉज आप अगर वो वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे तो इससे आपके लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और दूसरा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू थिंक ऑफ समथिंग शॉर्ट ऑफ वॉर और लेस देन वॉर। और नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात करते हैं, वो तो देखिए हर देश बोलता है कि एस्केलेशन ना करो, एस्केलेशन मत करो, एस्केलेट मत करो। ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक लाइन होती है। इससे मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देखना चाहिए। पीएम ये कह रहे हैं कि आप शक्तिशाली रहो तभी आप सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षा के लिए ठोस कदम लीजिए, लेकिन बड़ा जो जंग है वो मत लड़ो, क्योंकि उससे जो है सबको हानि। बिल्कुल सही। ये मैं पॉइंट लेता हूं आपका कि आप टेररिज्म से लड़ाई है,
कंट्रीज के साथ लड़ाई नहीं है। अगर कोई कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, आप वहां जाकर टेररिस्ट अटैक्स कर दीजिए उनके कैंप्स के ऊपर। और इसीलिए जो कल भी हमारा स्टेटमेंट आया आर्म फोर्सेस की तरफ से कि अगर कुछ हमारा नुकसान हुआ भी है वो इसलिए था बिकॉज मोदी जी की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको आर्मी इंस्टॉलेशंस को अभी नहीं खत्म करना, जब युद्ध का टाइम आएगा तब करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ उनको मैसेज देना है और मैसेज देकर हम वापस आ गए। पॉइंट टेकन, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन सर जब आप बोलते हैं कि युद्ध का टाइम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया भर में युद्ध भी चल रहे हैं, तो अगर युद्ध का टाइम नहीं है तो युद्ध चल क्यों रहे हैं? कोई तो है जो इनको इंस्टिगेट कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध शुरू करवाया गया, हमने रिस्ट्रेंट रखा, हमने उसको एस्केलेट नहीं होने दिया। बट ईरान का इजराइल के साथ, रशिया का यूक्रेन के साथ, अब अफ्रीका सारा जल रहा है, इधर ताइवान और चाइना की तैयारी है। सो व्हेन यू से इट्स नॉट अ एरा ऑफ वॉर बट इट इज हैपनिंग, देन हु इज डूइंग इट? और इसका हल क्या है? जी, देखिए एक मुझे लगता है नॉट एन एरा ऑफ वॉर जो पीएम ने कहा है वो ज़्यादा एक तरह से एक वो उनका जैसे उनका दर्शन है विश्व के बारे में, हाउ इट ऑट टू बी, कैसे दुनिया को कैसे संभाला जाए और स्थिरता पैदा किया जाए, इस मंशा के साथ वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वही हर जगह कायम होगा। तो देखिए आपने कई प्रांतों का जिक्र किया है। अब आप एक-एक में देखिए उनमें वो ये हो रहा है कि जो प्रांतीय जो तंत्र जो कहते हैं सिस्टम, रीजनल ऑर्डर या रीजनल सिस्टम, वो उसका पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसके पीछे कारण मैं मानता हूँ कि एक वैश्विक स्तर पर एक पावर ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब जैसे हम कहते हैं कि अवस्था का अंतर हो रहा है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहे, परिवर्तन काल है ये। तो परिवर्तन काल में क्या होता है कि पहले सिर्फ 2 महाशक्तियाँ, आज चीन और अमेरिका, लेकिन अब बहुत सारी उभरती शक्तियाँ हैं। कुछ पुरानी शक्तियाँ हैं, रूस जो कि एक समय महाशक्ति थी लेकिन अब खो चुकी है अपनी जो अस्मिता, और अब वो वापस किसी तरह बड़ी शक्ति बनने की फिराक में है। तो रीजनल पावर्स, बहुत सारे एम्बिशियस पावर्स हैं अनेक प्रांतों में जो कि समझते हैं कि अभी मौका है क्योंकि बड़ी शक्तियाँ उनका जो उनकी जो नज़र है हम पर नहीं है और हम यहाँ पर अपना वार कर लें अपने दुश्मनों पर और यहाँ पे इधर-उधर कुछ कब्जा कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन चल रहा है ये वायलेंट ही होगा, हिंसक ही होगा। पावर ट्रांजिशन आप 500 साल का देखिए, 1000 साल देख लीजिए पीछे इतिहास में, जब भी पावर ट्रांजिशन होता है एक तंत्र से दूसरे तंत्र में, जैसे बाइपोलर हम कहते हैं जिसमें अभी 2 शक्तियाँ हैं, चीन और अमेरिका, लेकिन मल्टीपोलर जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनने वाली है, तो उस तरफ जब आप जा रहे हैं तो डिसऑर्डर रहेगा। और इस दौरान कई ऐसे जो महत्वाकांक्षी देश हैं वो समझते हैं कि अभी मौका है, जो हमने बरसों से या दशकों से जिसके लिए हमने इंतज़ार किया था, अभी मौका है क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है और शायद कोई महाशक्ति हमारे पीछे पीठ थपथपाता हुआ और सहायता देता हुआ भी रहेगा। और ये संयुक्त राष्ट्र, ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सब नाकाम हैं, तो कोई नियम कानून कुछ रहा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अभी मौका है इन ऑफेंसिव, मतलब आप डिफेंसिव और ऑफेंसिव, मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपके श्रोताओं के लिए। डिफेंसिव माइंडसेट ये होती है कि चलो भाई मैं अपनी प्रतिरक्षा कर लूँ और इसी में संतुष्ट रहूँ। लेकिन ऑफेंसिव जो होता है उसमें ये होता है कि आक्रामक रवैया अपनाने से फ़ायदा ज़्यादा है हमको। इस प्रकार की सोच आज के ज़माने में आपने कई प्रांतों में का जिक्र किया, अफ्रीका में भी चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, एशिया में भी हो सकता है। आक्रामक रवैया अपनाने से फ़ायदा है करके कई जो रिविजनिस्ट पावर से जो वर्तमान जो तंत्र को बदलना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी मौका है कि मेक हे व्हाइल सन शाइन्स बोलते हैं कि अभी सूरज उन पर है और अभी उनका दूसरे पर एक एडवांटेज है और उस बेसिस पर हम हमला कर दें। तो रूस ने भी यही सोचा कि आसानी से जीत जाएंगे और जल्द से जल्द तख्ता पलट कर लेंगे यूक्रेन में, हालांकि हो नहीं पाया, 3 साल हो गया, वो इतना कामयाब हो नहीं पाया। अब हो सकता है चीन भी यही सोच रहा हो ताइवान के उपलक्ष्य में। अब इसराइल का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं, कई बार उन्हें लग रहा है कि ये मौका है कि पूरे प्रांत की जो व्यवस्था है उसको हम शक्ति के प्रदर्शन से बदल डालें, पूरी तरह से अपने फेवर में कर लें। तो इस हालात में अंकुश कम है और ये निरंकुशता ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, आपने यूनाइटेड नेशंस का भी जिक्र किया। यस, सभी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस वीक है, इंटरनेशनल लॉज कोई मानता नहीं है।
तो जब कोई डैडी नहीं है ऊपर, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं डैडी हूँ सबका, लेकिन जब ऊपर कोई डैडी नहीं है तो नीचे बच्चे हैं वो अपने 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 हिसाब से चल रहे हैं। बट डोंट यू फील कि यूनाइटेड नेशंस भी अब इरेलीवेंट हो गया है? इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू गो एंड जिस अपनी भड़ास निकालने का एक प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज इज टूथलेस। तो अगर ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई माई बाप ही नहीं है पूरे दुनिया का, बेशक को सिंगल पोलर वर्ल्ड हो, मल्टीपोलर हो या ड्यूअल हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि यूनाइटेड नेशंस इज टूथलेस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आगे कौन इसको संभालेगा? हु कैन लीड इट? जी, संयुक्त राष्ट्र की 2 खामियाँ हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि वो उसमें एकमत नहीं है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में अभी सभी विभाजित हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो मिलकर एकजुट होकर वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी सीरिया का युद्ध हुआ, उसमें लाखों लोग मारे गए, यमन का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, लीबिया का युद्ध हुआ, अब फिर 2023 से अक्टूबर 7 के बाद इतने युद्ध हो रहे हैं। अफ्रीका में कॉन्गो और रुवांडा और इन सब का युद्ध चल रहा था, इथियोपिया का चल रहा था। तो मैं इन सभी मामलों में संयुक्त राष्ट्र देखता रह गया। वो इसलिए है क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है वो काफ़ी डिवाइडेड है, और जो राइवलरीज जो हम कहते हैं ना कि अनुबंध जो है वो बढ़ गई हैं बड़ी शक्तियों के बीच में, प्रतिस्पर्धा है उन सबके बीच में। तो इस कारण से उनमें कोई सहयोगी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मतलब ही नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र एकजुट होकर कोई कदम नहीं ले पा रहा है, कोई ना कोई वीटो का इस्तेमाल कर देता है और रोक देता है। तो ये प्रॉब्लम। दूसरी समस्या जो हम भारत में हमेशा दर्शाते रहे हैं वो ये है कि उसमें लेजिटिमेसी कम है यूएन की। उसकी जो मान्यता जो है ना विश्व में कम है, वो इसलिए है क्योंकि 1945 के बाद एक दफ़ा शायद 1965 20 वर्षों के बाद छोटी सी एक उसमें सुधार हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद से लगभग 60 साल हो गए हैं, कोई बदलाव नहीं है। नई शक्तियाँ उभर कर, ब्राज़ील आया है, जर्मनी आया है, जापान आया है, इंडिया आया है, इन सब की कोई मान्यता नहीं है, हमारी कोई सदस्यता नहीं है, स्थायी सदस्यता। तो इस कारण से भी यूनाइटेड नेशंस काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जिन शक्तियों को मेज़ पर बैठकर निर्णय लेना चाहिए उन्हें वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, उनके लिए कुर्सी ही नहीं रखी गई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यूनाइटेड नेशन से लोग बहुत मायूस हैं। उनकी जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं कि अभी शांति का समय है, अभी रोक देना चाहिए युद्ध और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और हम समाधान निकालेंगे आपस में बैठकर बातचीत के ज़रिए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है उनकी बात, वो बस ऐसे ही अपने तरफ से स्टेटमेंट देते रहते हैं। और वो खुद भी ऐसे कोई बहुत ही मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही सक्रिय और बहुत ही प्रोएक्टिव लीडरशिप उन्होंने दिखाई एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी एक समस्या है। यूएन सेक्रेटेरिएट जो हम कहते हैं न्यूयॉर्क में जो है, वो कोई ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो बस यूं ही बयानबाजी में लगा हुआ है और जिसकी कोई शब्द अनदेखी कर रहे हैं। तो यूएन उनके डिफेंस में यही कहा जा सकता है कि जब महाशक्तियों के बीच सम्मति नहीं है तो फिर यूएन भी अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। शीत युद्ध के दौरान भी ऐसा 1947 से 91 तक भी वो बिल्कुल निरस्त था, यूएन से कुछ ज़्यादा उम्मीदें किसी की नहीं थी। तो आज भी ऐसी हालत है। तो शक्ति की जो राजनीति है जो चल रही है दुनिया भर में, जो सभी शक्ति का प्रदर्शन और अपने बल के आधार पर अपना दावा दे रहे हैं और धावा बोल रहे हैं, इस माहौल में यूएन की जो प्रासंगिकता वो बहुत कम है। सर मेरे यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आई वॉज गिविंग अ लेक्चर देयर। तो मेरा स्टेटमेंट एक था कि यूनाइटेड नेशंस को अगर आपको रेलिवेंट बनाना है, YZ की जो 1947 में जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी पावर्स थी उनको आपने परमानेंट सीट दे दिया, मान लिया भाई। अभी आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं कि जो टॉप आपको 5 सीटें रखनी है आप 5 रखिए, जो बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उनको वो सीट परमानेंटली मिल जाएगी, वो उनकी परफॉर्मेंस कंट्री की नीचे जाएगी तो वो सीट से बाहर हो जाएंगे। दैट मीन्स टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली डिप्लोमेटिकली जो नंबर 1 2 3 4 5 हैं उन्हीं को आप सीट देंगे। अगर आप लिस्ट से नीचे आते हैं यानी कि आपकी गवर्नमेंट वीक है और आप नीचे आते हैं तो आप उस सीट से निकल जाएंगे, तो अगला आदमी 5th नंबर पे आएगा, वी विल टेक योर सीट। नाउ दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज, जैसे कॉर्पोरेट में होता है जिसने परफॉर्म किया उसी को आप सीट देते हैं। उसके अंदर भी वोटिंग है कि जो ये 5 लोग बोलेंगे, इज लाइक जैसे सरपंच होता था, सरपंच वोटिंग करते थे, 5 सरपंच हैं तो उसमें से 3-2 की रेशो आएगी, हमेशा ऑड नंबर रहता था ताकि एक सहमति आए।
और जो सहमति होगा 3-2 होगा या 4-1 होगा, वही चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी पूरी दुनिया में। नाउ दिस इज बीइंग डन बाय whom? जो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल मेथड विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन जो ये 5 वीटो वाले हैं, ये किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट ही होने नहीं देते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यूनाइटेड नेशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज नहीं हो सकता, आपको नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा करना पड़ेगा। यू थिंक जैसे मोदी जी ने ग्लोबल साउथ शुरू किया है, इट इज एन आंसर फॉर दैट, अ पैरेलल सिस्टम? विकल्प निकल रहे हैं। आप G20 भी देख लीजिए। G20 में हमारा काफ़ी बोलबाला है, इसीलिए हम G20 में बहुत ही उत्सुकता के साथ भाग लेते हैं। ब्राज़ील भी हैं, जापान भी है, जिनको वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में बाहर रखा गया, उन सब की यहाँ पर G20 में पूर्ण सदस्यता है। तो G20 भी एक नया इंस्टीट्यूशन बना है पिछले 15-20 सालों में, तो काफ़ी ये अहम हो गया है, खासतौर पर आर्थिक मामलों पर। अब जैसे आपने कहा कि रिफॉर्म होना चाहिए। देखिए, ये जो नियम है ना, नियमों का बंधन इतना ऐसा है वहाँ पर कि नियम ही ऐसे लिखे गए हैं कि आप चार्टर को बदलना, आपको चार्टर को बदलना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को, जो शुरुआती जो डॉक्यूमेंट है या जो उसका संविधान है, उसको बदलना पड़ेगा। और उसको बदलने के लिए जो रूल्स हैं, उसमें फिर से आपको 2/3 बहुमत, जनरल असेंबली और फुल एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि हो नहीं रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत को सदस्यता मिले या जापान को सदस्यता मिले। कई और देश हैं, जो ब्राज़ील को, अर्जेंटीना नहीं चाहता कि उसको सदस्यता मिले। जर्मनी को कहता है, फ्रांस और ब्रिटेन ऑलरेडी हैं वहाँ पर। तो आपने सही कहा कि कुछ जो फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उस समय के, वो अभी काफ़ी नीचे, पायदान में नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन रूल्स के जो रिजिडिटी है, रूल्स बदलते नहीं, वो लचीले नहीं है। उनके जो नियम हैं, उनके जो संविधान और जो अमेंडमेंट संशोधन वाले जो रूल्स हैं, जब तक हम रूल ही ना बदलें तो फिर मेंबरशिप नहीं बदलेगी। तो मैं समझता हूँ लोग इसीलिए उठकर यूएन के बाहर नए नए संस्थान बना रहे हैं। चीन ने भी अपनी तरफ से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कई चीज़ें उनकी अपनी है जो कि यूएन के बाहर है, दायरे के बाहर है। इसी प्रकार भारत भी कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अगले 10 वर्षों में आप देखेंगे, यूएन तो वैसे ही ठप पड़ी रहेगी, लेकिन साथ साथ उसके समानांतर नए नए इंस्टीट्यूशन, अभी ब्रिक्स का देखिए, ब्रिक्स की सदस्यता पहले 5 हुआ करते थे, अब 11 आ गया है। तो ब्रिक्स भी एक बड़ा संस्थान बन रहा है G20 के जैसा। तो इसी तरह आप देखें तो कई ऐसे नए नए फॉर्मेशंस आते रहेंगे, क्योंकि वैक्यूम जो कहता है, नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या किसी भी राजनीति में। अगर खालीपन है तो कोई ना कोई आकर उसको फिल करेंगे, वो खाली नहीं रहेगा जगह भी। तो फिलहाल संस्थानों में खालीपन है, फिलहाल संस्थानों में खोखलापन है, तो उसको फिल करने के लिए नए नए विकल्प आएंगे, जिससे कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हमें भाग लेना चाहिए। इसलिए भारत ब्रिक्स में भी शामिल है, क्वाड में भी शामिल है और G20 में भी शामिल है। और इसके पीछे मकसद हमारा यही है कि हमारी अपनी जो प्रतिष्ठा है और जो शक्ति है वो बढ़ती रहे, और साथ साथ जो विश्व कल्याण के लिए जो हमारा जो प्रतिबद्ध रहते हैं हमेशा, वो कार्य रुके ना। क्योंकि यूएन फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूं ही हाथों में हाथ लिए बैठे। तो श्रीराम जी, अब ये पता लग गया हमें कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो यही है कि युद्ध का टाइम नहीं है, ये टेररिज्म को खत्म करने की लड़ाई है। लड़ाई में युद्ध में फ़र्क होता है, जैसे मोहल्ले वालों की लड़ाई होती है आपस में, जैसे ना एक घर के दूसरे घर के साथ, ये टेररिज्म है। टेररिज्म से लड़ाई है, कंट्री टू कंट्री लड़ाई नहीं हो रही, वो होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो सारे लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस वीक है और वो अपना रोल अब निभा नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द वीटो पावर्स। अंडरस्टैंडेबल। तो क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, ये बिल्कुल शांति आएगी या युद्ध के बाद शांति आएगी? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है सुमित जी। ये जो प्रांतीय युद्ध हैं, अगर ये एस्केलेट करते हैं, अगर ये बड़े हो जाते हैं, तो क्या विश्व युद्ध बन सकते हैं? ये इसका भी खतरा है। आप देखिए, विश्व युद्ध के हुए 80 साल गुजर चुके हैं और अभी तक भाग्यवश हमने दोबारा कोई विश्व युद्ध नहीं देखा है। लेकिन अगर मेजर पावर्स सारे आ जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में, परोक्ष में या फिर सीधे सीधे, तो फिर विश्व युद्ध का भी संभावना हम खारिज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद विश्व युद्ध हो सकता है।
इसलिए ये जो आपने बिल्कुल कहा नाजुक दौर है ये, और ये जो ट्रांज़िशन जैसे मैंने कहा कि ये परिवर्तन काल, इसमें छोटे-छोटे युद्ध ये जो प्रांतीय युद्ध हैं, लोकलाइज़्ड वॉर्स जो हम कहते हैं, वो होंगे और काफ़ी हिंसक भी होंगे और इसमें काफ़ी क्षति भी पहुँच रही है जानो-माल को। लेकिन इसके बावजूद विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। इसमें यूएन को कोई ज़्यादा श्रेय मैं नहीं दूँगा कि उसकी वजह से किसी तरह विश्व युद्ध रुका हुआ है। विश्व युद्ध इसलिए रुका हुआ है क्योंकि मेजर पावर नहीं चाहते कि एकदम एक-दूसरे के सामने मुठभेड़ कर लें। लेकिन देखिए संदर्भ बन सकता है, हिंद प्रशांत में बन सकता है, चीन और अमेरिका लड़ सकते हैं, इसमें कोई अभी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दौर है, इसमें मोदी जी का जो वचन है वो सही है कि हमें शांति के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, किसी न किसी तरह स्टेबिलिटी मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, जिसके लिए हम हाथ भी बटा रहे हैं, अनेक जो उपक्रम लिए जा रहे हैं शांति के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद आपने जो कहा कि ये युद्ध चलते रहेंगे, मुझे लग रहा है अफ़सोस की बात है, कोई खुशखबरी मैं नहीं दे सकता हूँ श्रोताओं को कि हाँ, ये युद्ध का दौर है और ये युद्ध चलते रहेंगे। हालाँकि हमारी कोशिश है कि हम अपनी जो आर्थिक जो भारत की जो का जो अभ्युदय हो रहा है 8% के बेसिस पर हम एक महाशक्ति बन सकते हैं, उसके लिए हमें युद्ध से परहेज़ करना होगा। हम अगर किसी बड़े युद्ध में फँस गए, तो मान लीजिए कि हम 20 वर्ष पीछे हट जाएँगे, ख़ासतौर पे अगर चीन के साथ युद्ध हो गई, तो ये बहुत ही हानिकारक होगा। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके साथ भी हमारे मतभेद हों, उनको थोड़ी-सी परिपक्वता जो मैच्योरिटी हम कहते हैं, उसके आधार पर उसको हल करें। बाकी दुनिया का हाल जो होगा, वो अनफॉर्च्युनेटली ऐसा ही रहेगा और मुझे लग रहा है कि हमें तैयार रहना है। 2025 आधा ही हुआ है, इस वर्ष और अगले वर्ष में देखिए कोई नया संकट, कोई नया क्राइसिस, कहीं न कहीं एक नया युद्ध भी शायद शुरू होगा। लेकिन उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि भारत किसी में ना फँसे, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म जो हमारी जो दूरगामी जो 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत और लीडिंग पावर है, एक अग्रणी शक्ति विश्व में, वो बनने से हम रह जाएँगे अगर हम किसी लोकलाइज़्ड जो पाकिस्तान या चीन के साथ बड़े युद्ध में अगर फँस गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे हित में है। तो हर हाल में हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये जो लीला जो चल रही है, वो आई एम अफ्रेड वो चलती रहती है दुनिया भर में। बिल्कुल ये चलती रहेगी। ये जो लीला चल रही है या जो ड्रिल्स चल रही हैं, लीला तो वैसे लीलाधर हमारे यहाँ पर एक राहुल गांधी भी हैं, अभी अभी दोबारा से बिना किसी को बताए फॉरेन कंट्री जाकर आए हैं। तो ये जो लीला करते रहते हैं बैंकॉक में जाकर और वियतनाम में जाकर, तो ये तो वही जाने कि कौन सी लीला वो रचा रहे हैं। लेकिन जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे देश में आती ज़रूर है। सो श्री राम जी, निष्कर्ष एक ही है कि ये टाइम युद्ध का नहीं है, लेकिन युद्ध अप्रोच कर रहा है पूरे दुनिया की तरफ से। ये छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू लीड टुवर्ड्स समथिंग बिगर विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी। अब भारत में मोदी जी सिर्फ अपने देश को स्टीयर आउट कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों से बचकर हम एक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी तरफ पहुंच सकें। अब देखिए रशिया में, यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ है। दोनों 20-20, 25-25 साल वो पीछे हो गए हैं। इजराइल ईरान का भी यही हाल है एंड मोदी जी नहीं चाहते कि हमारा ऐसा नुकसान हो। इसलिए आसिम मुनीर कहता है यार मैं तो ऑलरेडी नंगा हूँ, मेरे पास कुछ ना खोने के लिए कुछ है नहीं, तो एक युद्ध और दोबारा से शुरू हो जाएगा तो की फर्क पड़ता है। लेकिन भारत कह रहा है कि हमें युद्ध में नहीं जाना, लेकिन अगर उठाया तो हमें मालूम है कि तुम्हारे चिथड़े कैसे उड़ाने हैं जैसे लास्ट टाइम उड़ाए थे। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मोदी जी स्टीयर आउट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि मोदी जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दुनिया को बोलते हैं युद्ध मत करो और खुद युद्ध करके बैठ गए हैं पाकिस्तान के उग्रवादियों के साथ। ये बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी आर्मी के साथ लड़ाई हमने नहीं करी, वो तो बलोची टीटीपी वो ही हैं, वो करते रहेंगे। अननोन गनमैन भी अपना काम करते रहेंगे सानू की, भाई हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को खत्म करना था, हमने कर दिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वी प्रे, वी विश दैट एवरीथिंग गोज वेल फॉर आवर कंट्री। सो श्री राम जी, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम मैंने आपकी बुक्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड आई होप आप जाकर इनकी बुक्स को पढ़ें। इस बुक्स की जो इनकी लिंक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यू कैन गो देयर, डाउनलोड, रीड एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स अबाउट हिज बुक्स। श्री राम जी, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।